हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आपके बीच फिर से हम हाजिर हैं वैसे सवालों को लेकर जो आगामी परीक्षा 2022 में आपसे पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे 1 से लेकर 23 प्रश्नों का चर्चा कर चुका है और इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं, ठीक है ना। आज हम करेंगे द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका बेसिक। सबसे पहले हम उसका बेसिक बात करेंगे, फिर बात करेंगे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच रखा था। यह आपको पता होगा, यह मेरा 150 प्रश्नों का एक सीरीज है जिसके अंदर से आपको कहीं ना कहीं इसी 150 सवालों में से कोई सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। ये 100% हमारी गारंटी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे 23 से। याद रखिएगा, क्वेश्चन 23 से आज हम करने वाले। उससे पहले हम द्विघात समीकरण का बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि आपको यह बेसिक चीज़ जरूर काम करेगा। अगर आप इसका बेसिक नहीं जानते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो आइए बच्चों, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का। ध्यान रखिए, ये सीरीज जो है आज 6ठा क्लास है, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में यानी टोटली हम 5 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें 1 से 23 तक का प्रश्न बताए हैं। आज यह 6ठा हमारा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण। बच्चों, तो हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार से होता है। हम यहाँ नोट कर देते हैं, आपको यह बात ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका क्या है? यह इसका व्यापक रूप है। आप इस व्यापक रूप को हर हाल में समझिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ a जो है और ये b है और यह c जो है, यह आपका कोई वास्तविक नंबर है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं a, b और c कोई क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। जहाँ a, b, c क्या 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 है? कोई वास्तविक संख्या। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद आप ध्यान से समझिए, a, b, c कोई क्या है? वास्तविक संख्या हो गया। और x जो दिख रहा है वह आपका चर है। आप कॉपी कलम निकाल के इसको नोट करते जाइए ताकि बेसिक आपका दिमाग में सेट रहे। x चर संख्या है, चर संख्या, ठीक है ना। यहाँ चर संख्या, ये इसका क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया, ठीक है। व्यापक रूप समझ। दूसरी बात समझिए बच्चों कि इसके मूल कितने होंगे। यानी द्विघात समीकरण में जो एक चर दिया है x, उसका मूल कितना होगा? मूल मतलब इसका शून्यक, शून्यक मतलब इसके मान, x के मान जो चर दिए हैं उसके मान की संख्या कितनी है। तो हम आपको पिछले वीडियो में एक बार चर्चा किए थे, जब द्विघात बहुपद बता रहे थे तो वहाँ बताए थे कि द्विघात बहुपद में शून्यक जो होते हैं 2 होते हैं, यानी जितना पावर रहेगा शून्यक की संख्या उतना ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ द्विघात बहुपद है, आई मीन इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें क्या होती है? इसमें शून्यक की संख्या 2 होती है। शून्यक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब मान लेते हैं माना कि अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्यक है। मान लिए हैं कि इसके जो 2 शून्यक हैं वह अल्फा और बीटा है। यदि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो ध्यान से समझिए बच्चों,
दो चीज़ आपसे पूछेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। यही दो सवाल आपसे पूछेगा पहले टाइप में क्वेश्चन में। सबसे इजी प्रश्न है, अब बारी बारी से इसको समझते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चों, वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक कहने का मतलब है बच्चों कि गुणा करने वाला अंक, यानी जिस अंक से गुणा किया जाता है उसी अंक को लिखेंगे, यानी माइनस में x को जिस अंक से गुणा करते हैं वह अंक। तो ध्यान से देखिए, x को गुणा करने वाला अंक यहाँ b है, तो यानी b माइनस में बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर को गुणा करने वाला अंक कौन है, तो एक्स स्क्वायर को गुणा करने वाला अंक आपका a है, यानी a। योगफल मतलब जो दो शून्य है उसको जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। एक फार्मूला यहाँ बना आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल का, यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये पहला बात है। दूसरा बात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा बच्चा, वो होता है अचर पद। क्या होता है फार्मूला में, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुना कर रहे हैं, ठीक है। और अचर पद क्या है, तो ध्यान से रखिए, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर होगा, अचर पद यहाँ क्या है, अचर पद सी है, यानी इसमें किसी भी पद से गुना नहीं हो रहा, तो अचर पद हमारा क्या है, सी है, तो यानी सी अब बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स में किससे गुना हो रहा है, तो ए से गुना हो रहा है, इसका मतलब है ए, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर होगा सी बाय ए। आपको पहला ये टाइप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप विवेचक के बारे में आपसे पूछेगा। किसके बारे में, विवेचक के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम साफ करके विवेचक के बारे में बताते हैं कि विवेचक इसका कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसके प्राकृतिक की, ठीक है ना, आपसे इसकी प्राकृतिक भी पूछती है और पूछेगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपके इसकी प्राकृतिक या विवेचक के बारे में। आइए बच्चों, बात करते हैं द्विघात समीकरण के विवेचक। विवेचक, इसको विवेक्तर भी कहते हैं, ठीक है ना, आपसे विवेक्तर करके भी पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, विवेचक, विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं, किससे, डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका विवेचक का सूत्र है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इस विवेचक का फार्मूला है। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, काहे कि आपको यह फार्मूला याद रहेगा, तब किसी भी द्विघात समीकरण का आप विवेचक निकाल सकते हैं, अन्यथा आप इसका विवेचक नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो विवेचक आपसे पूछेगा। अब बात कर लेते हैं मूल की प्राकृतिक, ठीक है ना, मूल की प्रकृति बारे में। मूल की प्रकृति क्या है, तो मूल की प्रकृति बच्चा तीन प्रकार की होती है। पहला जो होगा वास्तविक और समान, दूसरा वास्तविक यानी अवास्तविक और असमान, ठीक है, और तीसरा होगा अवास्तविक और असमान। ध्यान से समझिए, हम बताते हैं, लिख के बताते हैं, तब आपको स्पष्ट समझ में आएगी। पहला बात, यदि डी का मान, किसका मान, डी का मान
क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, 0 से। डी का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, 0 से। सीधा कह सकते हैं, यानी डी का मान यदि प्लस में आए, किस में, प्लस में। याद रखिए शॉर्टकट, यदि डी का मान किस में हो, प्लस में आए, तो विवेचक जो होगा, तो विवेचक वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, वास्तविक मतलब होता है कि यह वास्तविक मतलब कि धनात्मक होगा, ठीक है ना, वास्तविक धनात्मक होगा। और असमान का मतलब है कि दो शून्यक जो होंगे उस दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। पहला बात समझ में, यानी कह सकते हैं कि b² - 4ac का जो मान आएगा वह 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि आपका विवेचक का मान यानी डी का मान, या फिर कह सकते हैं b² - 4ac का मान यदि प्लस में आ गया, तब उसका जो प्राकृतिक होगी मूल की, वह वास्तविक और असमान होगी। क्लियर। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात, यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर, 0 के बराबर। यदि डी का मान यदि 0 के बराबर आ जाए, यानी विवेचक का मान अगर आपका 0 आ रहा है, तो ठीक है ना, यानी डी का मान 0 हो तो विवेचक जो होगा उसका, विवेचक वह कैसा होता है, तो वह वास्तविक और समान होता है। विवेचक वास्तविक और समान होता है, और समान होता है, ठीक है, वास्तविक और समान होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन बताते हैं। आइए बच्चों, तीसरा कंडीशन है, यदि डी का मान छोटा हो जाए, डी का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, 0 हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि डी का मान कितना हो जाए, यदि, आइए बच्चों तीसरा बात करते हैं। तीसरा कंडीशन है, यदि डी का मान जो है वह 0 से छोटा हो जाए। डी का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा, यानी विवेचक का मान, ठीक है ना, 0 से कम हो जाए, यानी माइनस में हो जाए, किस में हो जाए, माइनस में हो जाए, तो विवेचक का जो अस्तित्व होगा ना, उसका अस्तित्व कैसा होगा, तो अवास्तविक। कैसा होगा, अवास्तविक और असमान। असमान कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ जो वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू वह भिन्न भिन्न वैल्यू होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न वैल्यू। और समान कहने का मतलब है बच्चों कि उसके जो दो वैल्यू होंगे वह समान आएंगे, एक जगह समान होंगे, सेम वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका बेसिक। और इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं कि इसको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप कितने विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम द्विघात समीकरण को इसको बनाने के लिए दो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण को हल करने का प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, यानी द्विघात समीकरण कितना तरीका से इस द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका जो आएगा वो हो जाएगा हमारा सूत्र से, फार्मूला से। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। और दूसरा प्रोसेस हो जाएगा किस विधि से, तो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि। किस विधि से, गुणनखंड विधि से।
कभी कभी सवाल में कह देगा कि आप इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अगर नहीं कहता है तो आपको जो विधि अच्छा लग रहा, या तो फार्मूला पर मान बैठा के उसको बना लीजिए, या फिर गुणनखंड विधि से आप हल कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो विधि आसान लगता है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जिस विधि से कहता है आप उस विधि से, यानी कुल मिला के आपको दोनों विधि हर हाल में सीखना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको किस तरह से हल करना। आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं नोट करना है तो जब सवाल आएगा तो हम उस सवाल में आपको इस प्रकार के सवाल को और प्रोसेस को हल करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको थोड़ा बच्चा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। प्रोसेस हम बाद में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, यह द्विघात समीकरण में का जो सीरीज चल रहा है, यह 24 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखिए 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में कहता है कि यह द्विघात समीकरण है √2 x² + 7x + 5√2 बराबर 0 का क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करने के लिए देख लीजिए तो क्या क्या दिया है। दिया है कि क्या क्या दिया है, तो दिया है a बराबर कितना, √2, यानी a का जो वैल्यू है वो √2 और b का जो वैल्यू है वह कितना है 7 और c का जो वैल्यू है वह 5√2 है, ठीक है ना। तो ये चीज दे दिया। अब यहाँ से विवेचक निकालना, और विवेचक का हम आपको सूत्र बता चुके हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है विवेचक निकालने का, आइए बच्चों तीसरा बात करते हैं। तीसरा कंडीशन है यदि d का मान जो है वह 0 से छोटा हो जाए। d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा, यानी विवेचक का मान, ठीक है ना, 0 से कम हो जाए, यानी माइनस में हो जाए। किस में हो जाए, माइनस में हो जाए। तो विवेचक का जो अस्तित्व होगा ना, उसका अस्तित्व कैसा होगा, तो अवास्तविक। कैसा होगा, अवास्तविक और असमान। असमान कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ जो वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू वह भिन्न भिन्न वैल्यू होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न वैल्यू। और समान कहने का मतलब है बच्चों कि उसके जो दो वैल्यू होंगे वह समान आएंगे, एक जगह समान होंगे, सेम वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका बेसिक। और इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं कि इसको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप कितने विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम द्विघात समीकरण को इसको बनाने के लिए दो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण को हल करने का प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, यानी द्विघात समीकरण कितना तरीका से इस द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका जो आएगा वो हो जाएगा हमारा सूत्र से, फार्मूला से। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। और दूसरा प्रोसेस हो जाएगा किस विधि से, तो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। कभी कभी सवाल में कह देगा कि आप इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अगर नहीं कहता है तो आपको जो विधि अच्छा लग रहा, या तो फार्मूला पर मान बैठा के उसको बना लीजिए, या फिर गुणनखंड विधि से आप हल कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो विधि आसान लगता है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जिस विधि से कहता है आप उस विधि से, यानी कुल मिला के आपको दोनों विधि हर हाल में सीखना है, ठीक है ना। तो
आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको किस तरह से हल करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं नोट करना है तो जब सवाल आएगा तो हम उस सवाल में आपको इस प्रकार के सवाल को और प्रोसेस को हल करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको थोड़ा बच्चा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। प्रोसेस हम बाद में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, यह द्विघात समीकरण में का जो सीरीज चल रहा है, यह 24 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखिए 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में कहता है कि यह द्विघात समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करने के लिए देख लीजिए तो क्या क्या दिया है। दिया है कि क्या क्या दिया है, तो दिया है a बराबर कितना, √2, यानी a का जो वैल्यू है वो √2 और b का जो वैल्यू है वह कितना है 7 और c का जो वैल्यू है वह 5√2, ठीक है ना। तो ये चीज दे दिया। अब यहाँ से विवेचक निकालना, और विवेचक का हम आपको सूत्र बता चुके हैं। उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है विवेचक निकालने का, आइए बच्चों इसका विवेचक देखते हैं। विवेचक का आपको फार्मूला पता है, विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² बराबर माइनस 4ac, ये विवेचक निकालने का क्या है, एक फार्मूला है। अब ध्यान से समझिए, आपको b यहाँ दिया हुआ है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जो वैल्यू यहाँ से देखिए √2, a का वैल्यू कितना √2 अगुना c का वैल्यू कितना तो 5√2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 7 7 49 माइनस इस √2 को इस √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि √2 और √2 गुना होकर 4 हो जाएगा अंडर रूट में, और उस 4 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 2 हो गया, 4 5 20 और 20 दूनी कितना 40। ध्यान से समझिए, 4 गुना 5 गुना अंडर रूट कितना 4, रूट गुना होकर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 49 माइनस 5 चौक 20 गुना 2, यानी 49 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 9। तो इसका विवेचक का मान कितना आएगा, 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो विवेचक होगा यानी डी का जो वैल्यू होगा वह कितना आएगा, तो डी का वैल्यू 9 आएगा, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा था कि इसका विवेचक बताइए कि इसका विवेचक कितना होगा, तो इसका विवेचक 9 होगा। इस तरह से कई समीकरण दिए रहेंगे और उससे विवेचक पूछेंगे। अगर विवेचक पूछा जाए तो आपको निश्चित रूप से ये फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला, तो आपको फार्मूला हम लिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यह विवेचक निकालने का सूत्र है, ठीक है ना, यह विवेचक निकालने का सूत्र है, ठीक है। आप इस सूत्र को नोट लिख कर लीजिए। जहां भी विवेचक आपसे पूछा जाए तो यह फार्मूला निश्चित रूप से आपको लगाना है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ और देखते हैं कि सवाल नंबर 25 कैसा है और यह किस प्रकार का सवाल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कैसा है, तो 25 सवाल कहता है कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। सवाल नंबर 25 नंबर सवाल में एक आपको द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण √3x प्लस 8x और प्लस 4√3 बराबर 0 के शून्यकों के योगफल के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें।
ठीक है। यानी यह जो सवाल है आपसे पूछ रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है √3 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। इसके आपको शून्य ज्ञात करना। काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल। तो ध्यान से समझिए बच्चों कैसे इसका हल करेंगे। तो इसका हल कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ शून्यकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला आता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल, इसका जो फॉर्मूला बच्चा बनता है वह बनता है -b, ठीक है ना, -b सीधा सीधा बाय ए, -b/a। हम आपको कंसेप्ट वाला वीडियो में बता चुके हैं, यानी इससे पहले जस्ट पहले यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है ना, योगफल निकालने का। अब ध्यान से देखिए, यानी योगफल बराबर -b, यहाँ देखिए b कितना है 8, यानी जो x का गुणांक है वह b कहलाएगा। तो b का गुणांक 8 है, लेकिन फार्मूला में माइनस है तो -8 बाय a का जो वैल्यू है वह a का वैल्यू देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है √3। तो यही हो जाएगा शून्यकों का योगफल। इतना आएगा शून्यकों का योगफल कितना, तो -√8 बटा कितना, सॉरी -8 बटा √3। अब देखिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए हैं कि अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणनफल, ठीक है ना। तो यानी अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए अल्फा गुना बीटा और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए कितना है, अचर पद पहले कितना है, अचर पद 4√3 बाय x स्क्वायर का गुणांक कितना है √3। x स्क्वायर का गुणांक कितना √3 कट गया, अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल कितना आएगा 4। तो हमसे पूछा था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो -8 बटा √3 और गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सवाल नंबर 26 करके बताएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, सवाल नंबर 26 और 27, यानी सवाल नंबर 25, 26, 27 तीनों सवाल एक ही जैसा है, जिसमें आपको 25 नंबर बता दिए। 25 नंबर सवाल में योगफल और गुणनफल निकालना था। 26 नंबर सवाल में भी आपको योगफल और गुणनफल निकालना। 27 नंबर सवाल में भी आपको योगफल और गुणनफल निकालना। लेकिन समीकरण है क्या, तो 26 नंबर समीकरण है, ध्यान से देखिए, √2x² प्लस 6x प्लस 2√2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के आपको योगफल और गुणनफल निकालना है। और 27 नंबर सवाल में समीकरण लिखा है √5x² माइनस 10। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो √5x² माइनस 10, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ 10x लिखा हुआ, ठीक है, और माइनस यहाँ हम नीचे समीकरण लिख देते हैं √5x² माइनस 10x माइनस √5 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में आपको शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालना है। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो सवाल है 26 और 27, 26 नंबर का आंसर और 27 नंबर का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शून्यकों के योगफल कितना है और शून्यकों के गुणनफल कितना आए हैं, ठीक है ना। जिसके सही जवाब होंगे उसमें हम कमेंट रिप्लाई करके बता देंगे कि जवाब सही है या गलत है। यह आपको बनाने के लिए है, यानी 26 नंबर और क्वेश्चन नंबर 27, 26 नंबर का आंसर और 27 नंबर का आंसर आप हमको कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है ना।
जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम आपको 25 बताए थे, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 भी है और 27 भी है। हम चेक कर आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर से जरूर और जल्दी देख के बना के कमेंट कीजिए और आंसर लीजिए, ठीक है। और बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार का सवाल है, आप इस दोनों सवाल को निश्चित रूप से नोट करके बना के हमको रिप्लाई कीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है कि मूलों की प्राकृतिक बताइए। क्या बताइए? मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की प्रकृति बताए यदि द्विघात समीकरण कितना, x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 बराबर कितना हो, 0, ठीक है ना। 2x² - 6x + 3 बराबर 0 हो, तो इस हालात में या इस सिचुएशन में या इस द्विघात समीकरण मूल की प्राकृतिक बताना। मूल की प्राकृतिक क्या होगी? तो हम इसी वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट देते समय हम यह चीज बता रहे थे आपको कि यदि विवेचक का मान, मूल की प्राकृतिक बता चुके, ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि विवेचक का जो मान है यानी डी का मान, वह डी का मान यदि 0 से ज़्यादा आ जाए यानी प्लस में आ जाए, तो मूल की जो प्राकृतिक होगी वह वास्तविक और असमान होगी, ठीक है ना। यदि 0 के बराबर आ जाए तो मूल की जो प्राकृतिक होगी वह वास्तविक और समान होगी। तीसरा शर्त था, यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए या फिर उसका जो मान है वह माइनस में चल जाए, तो उसके मूल की जो प्राकृतिक होगी वह अवास्तविक और असमान होगी, ठीक है ना। यानी काल्पनिक में उसका मान होगा और असमान होगा। आइए इसी चीज को चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसका विवेचक किस प्रकार का आता है, ठीक है। तो हमको निकालना है सबसे पहले विवेचक। विवेचक यानी डी का वैल्यू। क्या निकालना है? डी का मान। और आपको डी निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, b² - 4ac होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से रखिए, यहाँ जो a की वैल्यू है वह 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की जो वैल्यू है वह 3 है, ठीक है ना। x² का जो गुणांक होता है वह a का वैल्यू होता है, जो x का गुणांक होता है वह b का वैल्यू होता है, और जो अचर पद रहता है वह किसका वैल्यू होता है? c का वैल्यू होता है। वह किसका वैल्यू होता है? c का वैल्यू होता है। तो अब इसी कड़ी को ध्यान से समझिए। तो हम उसका मान सब यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू वहाँ देखिए 2 और गुना c का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो -6 का जो स्क्वायर होगा वह 36 होगा, ठीक है ना। 36 माइनस इस सब को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इसको घटा लीजिए, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, किस में आया? प्लस। यह किसका मान है? डी का मान। ध्यान से देखिए, तो डी का मान किस में आ गया है? प्लस में आया। तो हम बताए थे कि जब डी का मान 0 से ज्यादा हो यानी प्लस में आए, डी का मान किस में आए? प्लस में, तो यानी ये लिखेंगे यहाँ डी का मान कितना से? 0 से अधिक है, 0 से अधिक है, अर्थात धनात्मक है। अर्थात क्या है? धनात्मक है। जब डी का मान 0 से ज्यादा अर्थात धनात्मक हो जाए तो मूल की जो प्राकृतिक है, तो मूल की प्राकृतिक वास्तविक और असमान होगी। मूल की प्राकृतिक वास्तविक और असमान होगा। यही बात पूछा था कि मूल की प्राकृतिक क्या होगा? तो वास्तविक और असमान होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा और बहुत इजी सवाल है। आपको सिर्फ और सिर्फ
इस पर ध्यान देना है 3 कंडीशन पर, जो तीनों कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। बस यही बात ध्यान रखना है कि विवेचक का मान किस प्रकार से आ रहा है, धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है या शून्य आ रहा है। तो विवेचक का मान बाबू जिस प्रकार से आएगा उसकी प्राकृतिक ठीक उसी प्रकार से होगी। अगर धनात्मक आएगा तो उसकी प्राकृतिक वास्तविक होगी और असमान होगी। अगर डी का मान, विवेचक का मान काल्पनिक आ जाए यानी माइनस में चल जाए तो वह विवेचक क्या होगा, मतलब अवास्तविक या फिर कह सकते हैं काल्पनिक होगा। और जब 0 आ जाए तो दोनों मान बराबरी होगा, ठीक है ना, वास्तविक और समान होगा। अर्थात इसको आप नोट करके चलिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। हमसे यही पूछ रहा था कि मूल की प्राकृतिक बताएं। यहाँ देखिए हम बता दिए हैं कि मूल की प्राकृतिक किस प्रकार से होगी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 किस प्रकार से, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया है। क्या किया? एक द्विघात समीकरण दे दिया है। देखिए यहाँ दिया हुआ कितना लिखा है, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को कहता है हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। और वो भी हल किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से कीजिए? गुणनखंड विधि से। हम आपको बता दिए थे बाबू कि द्विघात समीकरण को हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए या तो आप द्विघात समीकरण सूत्र का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना। यानी इसका जो फार्मूला आता है वो फार्मूला यूज कीजिए। हम दोनों तरीका बताते, सिर्फ बताए थे कि आप इसको दोनों विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ आपको सिखाएंगे कि आप गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और द्विघात गुणनखंड को किस प्रकार से आप हल कीजिएगा इस समीकरण को, ठीक है ना। बढ़िया से यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। सीखने का प्रयत्न कीजिए ताकि इसके बाद हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको इस विधि से बनाने में आसानी हो और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अर्थात नहीं तो आप दूसरा विधि का इस्तेमाल कीजिए। बस किसी एक विधि का प्रयोग करके आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। यही मेरा मेन मकसद है। अभी मेरा मेन में फोकस है कि आप इसको हम समझा दें, ठीक है ना। अभी इसको समझा दें, सिखा दें किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों कि जो द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसमें से आपको यहाँ पर a है जो x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ b है जो x का गुणांक है और यहाँ अचर पद है, यह c है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हम इस चीज को समझा चुके हैं। अब ध्यान से यहाँ ये समझिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप इसको ध्यान रखिए। इस a को और इस c को गुना कीजिए, ठीक है ना। सीखने का बेस्ट तरीका, आप आराम से इसको इजीली सीखने की कोशिश कीजिए। a को और c को गुना कीजिए, यानी सीधा सीधा पहला को और अंतिम वाले को क्या कीजिए? गुना कीजिए। गुना करने पर जितना प्राप्त होता है, मान लीजिए गुना करने पर क्या प्राप्त हो गया? 6। गुना करने पर कितना आ गया है? 6 आ गया है। हम यहाँ नोट कर लिए 6। अब इस 6 को इस तरह से 2 पार्ट में बांटिए या 2 टुकड़ा कीजिए। इसका 2 गुणनखंड वैसा निकालिए, वैसा 2 गुणनखंड आप प्राप्त कीजिए जिसके योगफल यानी जोड़ने पर या फिर घटाने पर इस बीच वाला यानी b के बराबर आ जाए। पहला शर्त क्लियर, यानी पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करके आप कहीं पर नोट कर लीजिए 6 आया। और 6 को आप इस तरह 2 भाग में बांटिए, यानी 6 का जो गुना करने पर प्राप्त हुआ है उसको 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ दीजिए ताकि उसको जोड़ ले या घटा ले तो बीच वाला के बराबर आ जाए। हम 6 को तोड़ के बता रहे हैं, या तो 1 और 6 में तोड़ेंगे, 1 6 को गुना करेंगे 6, लेकिन 1 में और 6 में ये घटा देंगे तो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा ना, आ जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस कर ले और इसको प्लस कर ले, ठीक है ना। तो यहाँ इसको घटाने पर -5 तो आ रहा है, आ रहा है ना, लेकिन गुना करने पर यहाँ माइनस कितना पूरना चाहिए? गुना करने पर 6 पूरना चाहिए प्लस में।
देखिए इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस लग जाएगा ना, लेकिन हमको क्या आना है प्लस में। तो अब इसको एक फैक्टर और है, 2 3 में तोड़िए, 3 दूनी 6, लेकिन किस में लाना है प्लस में, और जोड़ने पर कितना माइनस में, यहाँ भी माइनस लगाइए यहाँ भी माइनस लगाइए। अब इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने पर 6 आ जाएगा प्लस में, 6 आ जाएगा किसमें प्लस में, लेकिन इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो बीच वाला -5 के बराबर आ जाएगा। बस यही चीज आपको सीखना, यही चीज आपको क्या करना है सीखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x², ये वाला नहीं टूटेगा ये वाला टूटेगा, तो आप इसको x के साथ लिख लीजिए। देखिए इसको लिखिए -2x और फिर इसको लिखिए x लगा के -3x + 3 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 3 पार्ट था, अब 3 पार्ट को हम 4 पार्ट में बना लिए, और 4 पार्ट में 2 पार्ट को अलग अलग कीजिए, 2 जोड़ा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब इस दोनों घर में कॉमन लीजिए, इस दोनों घर में कॉमन लीजिए। कॉमन करने का मतलब है बच्चों कि इसमें और इसमें कौन कौन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें भी 2x इसमें भी 2x मिल रहा है, तो 2x को निकाल लीजिए। जब इसमें से 2x निकाले तो 1 x -1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पूरा आ गया माइनस, इसमें भी 3 इसमें भी 3 3 मिल रहा है x -1। अब इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा बराबर 0। बाहर एक साथ लिखिए 2x - 3 और x -1 एक साथ बराबर 0। अब क्या करना, यदि इस बॉक्स को बराबर कीजिए, ठीक है ना, यदि इसके साथ ये बराबर कीजिए फिर इसके साथ ये करिएगा, यदि 2x - 3 बराबर 0 तो x बराबर ये उधर जाके 3 और ये नीचे आके भाग हो जाएगा। और दूसरा बार इसको करना, यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आएगा। तो यही इसका 2 आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके 2 शून्य आएंगे, यही 2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको इसी पर हम दूसरा एग्जाम्पल करके बताते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए लिखते हैं दूसरा समीकरण, x², दूसरा समीकरण देखिए x² -7x -60। इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। समीकरण हाँ x² -7x -60, इसको आपको द्विघात समीकरण से क्या करना हल करना है। तो वही चीज फिर से समझिए, पहला में 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या है 1। अब इस 1 को इस 60 से गुना करेंगे तो -60 होगा, क्या होगा -60। अब -60 को इस तरह से तोड़िए कि यहाँ 7 उड़ जाए, -7 आ जाए। इसको तोड़ते हैं हम, पहले तोड़ सकते हैं 20 या 60, लेकिन 20 और 3 में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो ये नहीं हुआ, ठीक है ना। 12 × 5 = 60, 12 5, हाँ 12 में अगर 5 घटा दे यानी -12 और 5 कर दे तो ये घटा दे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस किसमें 12x प्लस में 5x। अब इसको प्लस 5x, अब इसको घटाइए तो -7x उड़ जाता। यही चीज आपको करके समझना, माइनस कितना 60 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेना इस दोनों में और इस दोनों में, इस दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, इस दोनों में x को कॉमन लीजिए तो बचा x -12। इस दोनों में आप कॉमन लीजिए 5 को, x -12, 12 बचे 60 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ x + 5 एक साथ और अंदर वाला एक साथ x -12 बराबर 0। एक बार इसके साथ बराबर कीजिए एक बार इसके साथ, यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। दूसरा, यदि x -12 बराबर 0 तो x बराबर होगा 12। एक आंसर यहाँ आया और दूसरा आंसर यहाँ आया। तो ये था गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। आप किसी भी द्विघात समीकरण को लिख के और उसको इस तरह से खंड करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से सॉल्व होगा। एक द्विघात समीकरण हम आपको लिखा देते हैं, प्लीज़
उसको सॉल्व करके हमको बताइएगा। समीकरण लिख लीजिए, 2x² माइनस 10x प्लस 12 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड करके बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, आंसर क्या होने वाला है, और आपको गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करके इसका आंसर हमको कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए इसका आंसर द्विघात समीकरण का। ठीक है, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से इसको उम्मीद करते हैं कि सही सही इस तरह से गुणनखंड करके उसका सिर्फ हमको आंसर लिख के भेजिएगा। x बराबर और x बराबर यानी दो वैल्यू, कौन कौन सा वो दो वैल्यू आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो सवाल हम आपको दे रहे हैं वह निश्चित रूप से कमेंट करें। ठीक है ना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।